और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात होगी मिशन जिंदगी की। देखिए ये तस्वीर कैसे माउंट एवरेस्ट पर 29,000 फीट की ऊंचाई पर मौत को मात देकर जिंदगी जिंदाबाद हो गई। हिम्मत और हौसले से भरी इस दास्तां के नायक हैं नेपाल के गाइड और पर्वतारोही गेल्जे शेरपा, जिन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर मौत के मुंह में फंसे एक पर्वतारोही की जान बचाई। देखिए इस रिपोर्ट में। बर्फ से ढकी माउंट एवरेस्ट की इन चोटियों पर ये जिंदगी की जंग है। गाइड गेल्जे शेरपा दुर्गम सफर पर थे, अपने क्लाइंट को मंजिल तक पहुंचा रहे थे कि तभी उनकी नजर एक मलेशियाई पर्वतारोही पर पड़ी जो रस्सी के सहारे लटका हुआ था और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था। गेल्जे शेरपा ने पल भर भी गवाए बगैर दुर्गम इलाके से शख्स का रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। दरअसल ये 18 मई की तस्वीरें हैं, जब 30 साल के गेल्जे शेरपा एक चीनी क्लाइंट को 29,032 फीट की ऊंचाई पर गाइड कर रहे थे। तभी उनकी नजर इस शख्स पर पड़ी जो दुर्गम पहाड़ी पर मौत से जूझ रहा था। इस इलाके में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जिंदगी को बचाने के इस मिशन में गेल्जे शेरपा को एक और गाइड निमाताही शेरपा का सहयोग मिला। हमें 5-6 घंटे लगे। ये बहुत मुश्किल मिशन था। यहां से पीड़ित शख्स को हेलीकॉप्टर के जरिए बेस कैंप तक पहुंचाया गया। बेशक ये बेहद मुश्किल और दुर्गम रेस्क्यू था। पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त उसकी जान बचाना जरूरी था। हमने काम छोड़ तुरंत उसकी मदद की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापना यकीनन बेहद जोखिम भरा काम है। इस साल नेपाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए 478 परमिट जारी किए हैं। इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में ऐसे हादसों की आशंका हमेशा बनी रहती है। बहरहाल गुड न्यूज ये है कि मलेशिया का ये पर्वतारोही अब स्वदेश लौट चुका है और गेल्जे शेरपा और निमाताही अपनी इस कोशिश और नेक नियति के लिए शोहरत बटोर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए खुद इस वक्त गेल्जे शेरपा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए। उनके साथ नीमा भी मौजूद हैं। सबसे पहले गेल्जे आपका रुख करूंगी, मुझे ये बताइए कि आपको ये पता कैसे चला कि माउंटेनियर फंसा हुआ है? ये सिचुएशन आपको कैसे पता चली? मैं जब समिट के लिए ऊपर जा रहा था, रास्ता में जब मैं समिट के लिए चला, मैंने ड्यूरिंग द समिट जब रास्ता में था उस टाइम में उसको मैंने बालकनी बोलने का एक जगह है उधर, उसको उधर मिला था। जी गेल्जे, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि कितनी ऊंचाई पे फंसा हुआ था मलेशिया का वो माउंटेनियर, और आपके साथ नीमा भी मौजूद है, उन्होंने आपकी किस तरह से मदद की? वो 8,400 मीटर से भी ऊपर, 8,400 मीटर से 300 से 400 मीटर के बीच में था वो। जब हम उधर पहुंच गया तो उसका कंडीशन बहुत खराब था, क्योंकि वो उसका ऑक्सीजन भी नहीं था। वो बहुत सर्दी की वजह से कांप रहा था उधर। गेल्जे ये बताइए, आपके साथ इस वक्त नीमा मौजूद हैं, तो ये भी उस वक्त मौजूद थे आपके साथ वहीं पर? नहीं, उधर नहीं था। जब मैं ऊपर 8,400 मीटर से नीचे कैंप 4 तक लेके आया, जब कैंप 4 लेके आया, कैंप 4 से नीचे लेने के लिए वो भी मौजूद था। वो मेरा रेस्क्यू पार्टनर था उससे, कैंप 4 से। अच्छा गेल्जे, जब आपको पता चला कि ये मलेशियन माउंटेनियर जो है फंसा हुआ है, तो आपने चलने से पहले क्या तैयारियां की? आपको क्या क्या लेकर जाना पड़ा? क्या आपने कुछ भारी सामान भी उठाया उसको वापस लाने के लिए? नहीं, मैं जब समिट जा रहा था, मैंने उसको रास्ता में मिला था। उसके लिए वो लेने के लिए कोई नहीं आया था ना ऊपर, इसलिए सिर्फ मैं अकेले लेके आया ऊपर से। हमने कोई इक्विपमेंट गिर नहीं किया। मैं सिर्फ समिट जा रहा था, हमारा पास ऑक्सीजन था वो मेरा क्लाइंट का। जब मैं उसको मिला, मेरा क्लाइंट को मैंने नीचे भेजने का प्लान किया, फिर उसको नीचे भेज दिया। नीचे भेज के मैंने उसको रेस्क्यू करके नीचे लाने का प्लान बनाया। जब मैंने उसको नीचे रेस्क्यू लेके आ रहा था, मेरा क्लाइंट भी, मैंने समिट क्विट
करने के लिए बोल दिया उसको, क्योंकि उसको मैंने बचाना था ना वो मलेशियन क्लाइंबर को, इसलिए मैंने उसको नीचे लेके आया। गैल जी, ये बताइए कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, जब आप वहां पर मौजूद थे, आप अकेले थे या आपके साथ में कोई था वहां पर? कोई भी नहीं था, मैं अकेला था उधर 8,400 से कैंप 4 तक। आफ्टर कैंप 4 से मैंने इसको मेरा दोस्त को कांटेक्ट किया, क्लाइंबिंग रेस्क्यू पार्टनर को। फिर उसने नीचे से पानी जूस पकड़ा और ऑक्सीजन लेके आया। फिर वहां से उसने पीछे उसने उठा के उधर कैंप 4 तक लेके गया, मेरे को साथ दिया। फिर उसके बाद कैंप 4 से नीचे हमने वो मैट्रिक्स के अंदर पैकिंग करके नीचे लेके आया। गैल से ये देखा जाता है कि आमतौर पे पहाड़ों में और जहां पर बर्फ गिरी होती है वहां पर नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब आपको हेलीकॉप्टर से संपर्क साधना था तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वो हमारा साथ सैटेलाइट फोन भी था उसके लिए। फिर हमारा पास वो एक हमारा रेडियो बोलते हैं, रेडिएशन ओके टोके होता है हमारा पास। उससे हमने बेस कैंप कांटेक्ट करके बेस कैंप से उधर हेलीकॉप्टर को कॉल करके, हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय में था बेस कैंप पे। मैंने जब उसको रात को मिला था उसके टाइम में बहुत मुश्किल से रेस्क्यूअर बुलाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि रात को 12:30 बजे सब सो रहा था। इसलिए मैं कोई किसी के साथ कॉन्टेक्ट, किसी के साथ बात नहीं हुआ। इसलिए मैंने रात को अकेले लेके आने की डिसीजन किया नीचे। हमने लेके कैंप 4 तक मैं खुद एक अकेले में, मैं सिर्फ एक था उधर से लेके आने वाला। मैंने लेके वो बेस कैंप 4 तक लेके आया। अब कैंप 4 से मैंने दोस्त भी मिला, रेस्क्यू पार्टनर भी मिला और सपोर्टर भी मिला वहां से नीचे लेने के लिए। हमने कैंप 3 सब उसको हमने मुश्किल जगह में, वो पत्थर के ऊपर था, हम उसको क्या बोलता है इसे खींच के लेना ही पाता है, इसीलिए हमने पीछे लेके आए उसको। फिर जब पत्थर क्रॉस हो गया आइस, वो बर्फ के अंदर हमने बर्फ के ऊपर से उसको खींच के लेता है। गैल जी, मुझे ये बताइए, आप तो शेरपा हैं, आप तो ऐसी सिचुएशंस अक्सर देखते रहते होंगे, ऐसे हालात से आप 2-4 हुए होंगे। जब भी ऐसी दिक्कत आती है तो खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, खुद को ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने सुना है कि आपने खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, आगे बढ़ने की हिम्मत देने के लिए गाने भी गाए वहां पर। Say again, please. आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी जी? आवाज आ रही है? आवाज अभी आ रहा है। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ गैल जी कि कहा जाता है ना कि ऐसी सिचुएशंस में खुद को मोटिवेट रखना, आगे बढ़ाने की खुद को हिम्मत देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जब आप इस सिचुएशन से गुजर रहे थे और आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया? मैंने सुना है कि आपने गाना भी गाया। गाना तो नहीं गाया, पर हाँ। वो मोटिवेट करने, खुद के मोटिवेट करने के लिए। तो फिर खुद के लिए वो क्या बोलता है, मेंटली मैं प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि खुद के जस्ट हम खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। क्योंकि समटाइम किसी को, एक दूसरे को कोई क्या बोलता है, इस तरह कंडीशन में देखा तो कोई किसी का मोटिवेट डाउन हो जाता है ना, इसीलिए हम खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। गैल जी, ये बताइए, जब आप वहां पर पहुंचे तो ये जो मलेशियन माउंटेनियर था ये किस हालत में था? कुछ समझ में नहीं आपका आवाज। मैंने कहा कि जब आप वहां पर पहुंचे तो पहाड़ों पर वो जो मलेशियन माउंटेनियर फंसा हुआ था उसकी हालत कैसी थी? उसकी हालत बहुत खराब थी। वो जब मैं उसको मिला था, वो उसका पास ऑक्सीजन भी नहीं था, उसको बहुत सर्दी लग रहा, वो कांप रहा था, वो कुछ नहीं कर पाता। वो नीचे भी आ नहीं सका, ऊपर भी जा नहीं सका, वो बीच में फंस के बैठा था। ऊपर तो वो सबमिट करके नीचे आ रहा था। वो नीचे आने के लिए उसके पास ऑक्सीजन भी नहीं था, कोई सपोर्टर भी नहीं था। वो ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई। उसका थोड़ा क्या होता, कंडीशन बहुत खराब था। गैल जी, ये बताइए कि आपने कहा ना कि उसकी हालत बहुत खराब थी, तो जब भी ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो अक्सर ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि मैंने उसको बचाने के लिए मैंने एक समिट क्विट कर दिया, बिकॉज वो एक चाइनीज मेंबर था मेरे साथ, उसको ऊपर लेके जा रहा था। उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके गया था मेरा बैग में। सब मैंने वो ऑक्सीजन
उसको देने के लिए मेरा क्लाइंट को सबमिट क्विट करके नीचे कैंप को भेजा। उसका ऑक्सीजन मैंने वो पेशेंट बीमार को देके लेके आया। कैसे ये बताइए, आप गाइड हैं, अक्सर पर्वतों में घूमते रहते हैं, कितने ऐसे मामले हैं जो आपके सामने आते रहते हैं? क्या ऐसा अक्सर होता है कि लोग फंस जाते हैं, या फिर ये एक ही मामला था जब आप गए और आपने जान बचा ली, आपको उसके बारे में पता चला, आपने मदद की? इस तरह प्रॉब्लम, इस तरह का सिचुएशन बहुत होता है, मैंने बहुत देखा। 40-45 का मैंने कितने रेस्क्यू किया। कोई किसी का जब रेस्क्यू करते वक्त वो रास्ता में रेस्क्यू डेट हो गया। किसी को मैंने सेफली भी बचा। कभी भी कितना क्लाइंबर को मैंने लॉन्ग लाइन भी करके निकाला, वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में नीचे रस्सी के साथ काटे हमने इस तरह भी निकाला। मगर मैंने अभी तक रेस्क्यू किया वो 7,500 से किया, 7,500 तक से किया। दिस इज 8,400 से मेरा पहले एक्सपीरियंस भी है। जैसे जब भी हम सेफ्टी गियर्स की बात करते हैं ना, जो हम इस वक्त विजुअल्स देख रहे हैं, जो तस्वीरें जब आपने उसको रेस्क्यू किया, तो इस शीट में उसको पैक करना, उस शख्स को सेफली उसको पहुंचाना, ये आइडिया आपको कैसे आया? इसके साथ हमारा वो ट्रेनिंग होता है। जब क्लाइंबिंग ट्रेनिंग से आगे हमारा ट्रेनिंग होता है ना, एक ट्रेनिंग करना पड़ता है। जब क्लाइंबिंग से भी आगे हमारा वो रेस्क्यू ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग हमारा पास एक्सपीरियंस है ना, इस तरह पैकिंग करना है, इस तरह वो हमारा पास कुछ हम रेस्क्यू के लिए एक स्केट बोलता है, वो स्केट हमारा पास कैंपों में नहीं था, इसीलिए हमने उसको मैट के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर पैकिंग करना पड़ा। क्योंकि वो इस तरह पैकिंग करना है, इस तरह पैकिंग करना है, हमको ट्रेनिंग देता है। वो एक ट्रेनिंग एजेंसी होता है ये। मैंने क्लाइंबिंग सेंटर कल KCC ट्रेनिंग जब मैंने उधर ट्रेनिंग किया, उसके बाद मेरे लिए आसानी हो गया, क्योंकि सामान जुटाना उधर रस्सी से सीधा उधर मिलता है। मगर मैट्रिक्स जब क्लाइंबिंग करता है ना, उस तो क्लाइंबर सब मैट्रिक्स लेके कैंप में आता है। वो मैट्रिक्स सब हमने ट्रेन से मैट्रिक्स निकाल के उसको अंदर रैप करके नीचे लेके आने के लिए वो हमारा पास एक्सपीरियंस है, कैसे पैकिंग करना है, कैसे नीचे लेके आना। वो बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होता है इसके लिए। बहुत बहादुरी का काम किया आपने गेल से। लेकिन ये बताइए, जब इस माउंटेनियर को वापस लाया गया बेस कैंप पर, तो उन्हें पहले फर्स्ट एड क्या दी गई? क्या उनकी हालत में थोड़ी स्थिरता आई थी? क्योंकि आप उन्हें उठा कर लेकर आए थे, आप कह रहे हैं आपने उनको ऑक्सीजन भी दिया। तो बेस कैंप पर लौटने के बाद क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जब मैंने कैंप 3 तक उसको हमने नीचे रेस्क्यू करके लेके आया, मैंने कैंप 3 तक उसको खींच के लेके आया। कोई जगह में हमने पीछे लेके भी आया। जब इसी जगह में वो बर्फ के अंदर हमने उसको नीचे खींच के लेके टिल कैंप 3 तक हमने लेके आया। आफ्टर कैंप 3 उसको लॉन्ग लाइन करके हमने बेस कैंप भेज दिया। जब हमने बेस कैंप भेज दिया, उसके बाद उसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए काठमांडू लेके गया था। क्योंकि फ्रॉम कैंप 3 से हम पैदल चल के हम दोनों वही रात को शाम को हम बेस कैंप पहुंच गया था। जब हम बेस कैंप पहुंचा था, उस टाइम पे उसको ऑलरेडी काठमांडू में हेलीकॉप्टर से लेके गया था। गेल से नीमा बैठे हैं आपके साथ, काफी देर से साइलेंट है, उनसे सवाल ले लेते हैं। नीमा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आपने भी रेस्क्यू ऑपरेशन, आप इनके साथ थे, कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जो अक्सर आप फेस करते हैं? ऐसी सिचुएशन आपने भी अक्सर देखी होंगी, तो इससे उबर पाना कितना मुश्किल होता है, कैसे फेस करते हैं इसको? 8,000 से ऊपर कैंपो बोलते हैं हम, कैंपो से ऊपर डेंजर जोन भी बोलते हैं। ऊपर तो बहुत मुश्किल है। नीमा, 29,000 की ऊंचाई, 29,000 फीट की ऊंचाई पर जब कोई होता है, वहां पर पहुंचने से पहले डर तो लगता होगा, उसके बारे में सोचकर मन में। आई थिंक नीमा कुछ बोल रहे हैं। जी नीमा, बताइए। 8,000 ऊपर बहुत मुश्किल होता है। 8,000 कैंपो तक, वो बालकुनी से कैंपो तक वो गैलन एक और अकेली नीचे ले आया।
कैंपो में मेरे को उसने कॉल किया रेडियो से कैंपो से नीचे कैंप दोनों ने। जी जी गेलजे जी नीमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बधाई गेलजे आपको। आपने इनकी जान बचाई और इनकी मदद की इसके लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, एक मंगल और मनोरम तस्वीर आपको दिखाते हैं। राम उत्सव के रंग, राम हिंदुस्तान के रोम रोम में है, ये तो आप जानते हैं। राम हमारी चेतना के पुंज हैं और राम कथा को कहने के लिए किसी तीज त्योहार की आवश्यकता नहीं होती। जिस पल आप राम का नाम ले वो उत्सव की तरह होता है। तो लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़, जहां राष्ट्रीय रामायण महोत्सव चल रहा है। देखिए, 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में देश विदेश से आए कलाकार राम कथा का मंचन कर रहे हैं। मंच पर राम की जीवन की इस झांकी को देखने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। कलाकारों का मंचन इतना ज्यादा शानदार है कि वहां मौजूद हर शख्स उनकी तारीफ कर रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ये राम उत्सव के रंग है। यहाँ राष्ट्रीय रामायण महोत्सव चल रहा है। राम भक्ति का इससे अच्छा साधन और क्या हो सकता है कि श्री राम के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। लिहाजा यहाँ त्रेता की इस पवित्र कथा का मंचन हो रहा है, जिसमें देश विदेश से आए कलाकार रामायण का चित्रण कर रहे हैं। यहाँ कर्नाटक से आए कलाकारों ने सीता हरण का मंचन किया। इतना ही नहीं, यहाँ कंबोडिया और इंडोनेशिया से आए कलाकार भी इस आयोजन का अहम हिस्सा हैं। Yeah, I'm so excited, you know. I know about the Rama and Rimkar. मैं यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ। मैं जब से रीमकर का मंचन कर रहा हूँ, मुझे भरोसा था कि एक दिन मुझे भारत आकर यहाँ के लोगों के बीच रीमकर की प्रस्तुति का अवसर मिलेगा। ये वो पवित्र कथा है जो हमें भगवान राम से ही मिली है। तो एक मौका है, एक रामायण का फेस्टिवल है, इन्होंने बुलाया। बहुत खुशी है क्योंकि दूसरा जगह में आके, और ये भी रामायण का उत्सव है, इस महोत्सव में भाग लेने के लिए बहुत खुशी से हम आए हैं। यहाँ भाषा शैली संवाद मायने नहीं रखती, ये राम कथा है। केंद्र में आप जिसे देख रहे हैं वो अहिरावण का के प्रतीक के रूप में उसका किरदार को निभा रहा है। महज राम नाम के गुणगान से अद्भुत समा बन जाता है। यूं तो प्रभु राम समस्त जगत है, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में मर्यादा पुरुषोत्तम का विशेष नाता है। राम छत्तीसगढ़ की संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। ऐसा माना जाता है कि वनवास काल के 10 वर्ष प्रभु राम ने इसी पावन धरती पर बिताए थे। लिहाजा छत्तीसगढ़ में रामलीला के प्रति भी लोगों में बेहद उत्साह उमंग रहता है। फिलहाल आस्था और भक्ति के इस उत्सव में यहाँ के लोग राम भक्ति में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस टुडे। हेमकुंड साहिब और आसपास के इलाकों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यात्रा मार्ग पर भारी बर्फ जमा है। लेकिन मौसम की दुश्वारियों पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ रही है। और बर्फबारी बार बार चुनौतियां पैदा कर रही है, लेकिन रास्तों को दुरुस्त करने की कोशिश भी उतनी ही तेजी से हो रही है। प्रयास यही है कि आने वाले श्रद्धालुओं की दिक्कतों का सामना जो है वो ना करना पड़े। और बेशक मौसम बर्फीला हो, लेकिन बाबा के दरबार पर मत्था टेकने वालों के जत्थे वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। दुनिया भर में आस्था का केंद्र रहा है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। चमोली गढ़वाल में बसे सिखों के इस पवित्र स्थल के यात्रा मार्ग पर इन दिनों काफी चहल पहल है, मगर अप्रैल और मई से हो रही बर्फबारी हेमकुंड तक पहुंचने की राह में रोड़ा बनी हुई है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए, तब से लेकर अब तक श्रद्धालु भले ही गुरुद्वारे में मत्था टेकने आ रहे हैं, लेकिन बर्फीले रास्ते को काटकर यहां पहुंचना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। ऊपर से माइनस में तापमान यात्रा में रुकावट बना रहता है। तस्वीरों में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा अभी भी 8 से 10 फीट बर्फ के अंदर दिखाई दे रहा है।
यही नहीं, पवित्र सरोवर भी बर्फ में समाया हुआ है। ऐसे में गुरुद्वारे जाने का रास्ता भी बर्फ की गलियों से बनाया हुआ है। वैसे अमूमन जून के महीने में ऐसी तस्वीर कम ही दिखती थी, लेकिन इस बार तो जून के आने पर भी यहाँ बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि सुबह चटक धूप खिलती है, मगर दोपहर में अंतिम अरदास के साथ ही यहाँ पर बर्फबारी का दौर फिर से शुरू हो जाता है। यही वजह है कि हेमकुंड साहिब में बर्फ पिघलने का नाम ही नहीं ले रही। 4 किलोमीटर के बर्फीले रास्ते को पार कर आस्थावान श्रद्धालु गुरुद्वारे तक पहुंच रहे हैं। रास्ता कठिन है, ऑक्सीजन की कमी है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के चेहरे पर मंजिल को जैसे छू लेने की चाह है। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब क्षेत्र में हो रही भारी बर्फबारी को देखते हुए फिलहाल उम्र दराज लोगों और बच्चों के लिए यात्रा की मनाही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज तेलंगाना राज्य का 9वां स्थापना दिवस है। इस खास मौके पर राजधानी हैदराबाद को शानदार तरीके से सजाया गया। पूरा हैदराबाद तिरंगामयी नजर आ रहा है। 10वें स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने 21 दिन के राजकीय सेलिब्रेशन की तैयारी भी कर ली है। 9 साल पहले 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना अलग राज्य बना था। तभी से 2 जून को तेलंगाना दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस मौके पे सार्वजनिक स्थान, स्टेशन और ऐतिहासिक इमारतों को सजाया जाता है और यहाँ पर भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर राज्य की राजधानी हैदराबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हैदराबाद के सभी प्रशासनिक भवन और सरकारी दफ्तर केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी में नहा रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर तेलंगाना विधानसभा तिरंगे की झिलमिल रोशनी में पूरी तरह से सराबोर नजर आ रही है। 9 साल पहले 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। यही वजह है कि 2 जून तेलंगाना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस मौके पर सार्वजनिक स्थान, स्टेशन और ऐतिहासिक इमारतें रोशनी में नहा रही हैं। केसीआर सरकार ने नए राज्य के तौर पर तेलंगाना की स्थापना के 9 साल पूरा होने के अवसर पर 21 दिनों के राजकीय उत्सव की घोषणा की है। इस दौरान कई तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उधर तेलंगाना की बीजेपी इकाई भी अपने तरीके से तेलंगाना का स्थापना दिवस मना रही है। राज्य में बीजेपी के नेताओं ने इस दौरान भारत माता की तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर जय तेलंगाना के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। दरअसल तेलंगाना अपनी स्थापना के 10वें साल में प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यही वजह है कि इस बार तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर सभी पार्टियों में कुछ ज्यादा ही जोश देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहां पैदल चलने वालों के लिए राइट टू वॉक का अधिकार होगा। ऐसे में पंजाब में बनने वाली नई सड़कों और मौजूदा सड़कों के विस्तार के समय राइट टू वॉक को ध्यान में रखकर साइकिल ट्रैक्स और फुटपाथ का निर्माण अनिवार्य होगा। जी हां, सड़क पर राहगीरों की सुरक्षा को तेज रफ्तार गाड़ियों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में पंजाब सरकार का ये आदेश सड़क हादसों को कम करने की दिशा में कारगर साबित हो सकता है। लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के लिए पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है। पंजाब रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर के अनुसार लोगों को ये अधिकार देने वाला पंजाब देश का पहला राज्य है। ये एक्सीडेंट कम हो गए, इससे रोड ट्रैफिक भी अपन लोग पैदल निकल सकते हैं ना, साइड से कोई दिक्कत नहीं है। इससे रहता है कि पीछे से कोई भी अपन को ठोक सकता है, नहीं ध्यान दिया तो, इसलिए सही है, बहुत अच्छा काम है सरकार के लिए। एक अनुमान के अनुसार सड़क हादसों में शिकार करीब आधे लोग पैदल और साइकिल पर चलने वाले होते हैं। अलग ट्रैक नहीं होने से पैदल और साइकिल सवारों को मेन रोड पर ही चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में हादसों का खतरा बढ़ जाता है। सड़क पर भीड़-भाड़ और तेज रफ्तार गाड़ियों से इनकी सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा होता है। पंजाब सरकार का आदेश ऐसे हादसों को कम करने में कारगर साबित हो सकता है। आप कोई भी सड़क बिना पैदल वाले या साइकिल वाले जहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ पे वो है ही नहीं तो वहाँ पे बना के नहीं,
लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है तो आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब आप सड़क का जितना अच्छे से रख रखाव करते हैं, अब आपको फुटपाथ को भी उतने ही इज्जतदार तरीके से रखना पड़ेगा। पंजाब के मुख्य सचिव ने ट्रैफिक विभाग को पिछले साल जारी किए गए राइट टू वॉक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे राज्य में सड़क बनाने वाली और मौजूदा सड़कों को चौड़ा करने वाली एजेंसियों को फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाना जरूरी होगा। कार में चलने वाला भी एक ही आदमी है और साइकिल वाला भी एक है। सो दोनों को एक इक्वालिटी, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क रेवोल्यूशनरी चीज की है स्टेट ने, कि जहां पे हम एक्चुअली सोशल इक्वालिटी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, बराबरी की जो बात करता है, वो हमारी सड़कों पे भी दिखाई देगी। पंजाब रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर के ट्रैफिक सलाहकार नवदीप असीजा का कहना है कि फुटपाथ चलने के लिए है, न कि कब्जे के लिए। नए निर्देश के अनुसार जिन जिलों में फुटपाथों पर अतिक्रमण है, उन्हें स्थानीय प्रशासन हटाएगा और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। मोहाली से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको सपनों के उड़ान की कहानी दिखाते हैं। इस दुनिया में तमाम ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से लड़ रहे हैं, जो तमाम परेशानियों के बीच भी अपने हुनर को निखारने की काबिलियत रखते हैं और उन्हें सिर्फ एक ही मदद की दरकार है। लखनऊ में दृष्टि संस्थान ऐसे ही बच्चों के लिए लगातार काम करती है। जिन बच्चों को उनका परिवार अनाथालय में छोड़कर चले गए, उन बच्चों ने अपने दम पर खुद अपना रास्ता चुन लिया और आज समाज के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के अभियान को और भी मजबूत लगातार कर रहे हैं। ये तस्वीरें सपनों को उड़ान देने वाली हैं। ये तस्वीरें आत्मनिर्भर भारत को नई पहचान देने वाली हैं। लखनऊ के दृष्टि संस्थान की ये तस्वीर मन को तसल्ली और दिल को सुकून देने वाली है। तस्वीरों में दिख रहे ये वो बच्चे हैं जिनको बोझ मानकर उनके परिवार ने अनाथालय में छोड़ दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि लाख तकलीफों के बावजूद हुनर खुद अपना रास्ता बना लेता है। अब मकबूल को ही लीजिए। ये सेरेब्रल पैलेसी रोग से पीड़ित हैं। ये एक जन्मजात रोग है जिसकी वजह से दिमाग का सामान्य विकास नहीं हो पाता। 10 साल पहले मकबूल का परिवार इसे अनाथालय में छोड़ गया, लेकिन आज मकबूल आत्मनिर्भर है और बेहतर भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा है। लाहिया तेल में मशीन में डालता है, मैं तेल पेरता है, मैं तेल भर के अंदर आता है, हल्दी मसाला है और धनिया पिसाला है। दृष्टि संस्थान इस फैक्ट्री को चलाता है। बेशक मुनाफा कमाना इनका ध्येय नहीं है। यहाँ शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव तैयार की जाती है। पीते हैं, हम अचार पीते हैं, हल्दी पीते हैं और डिब्बे में भरते हैं, पैकिंग करते हैं। दृष्टि संस्थान ने अनाथालय में रहने वाले इन बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक बेहतरीन पहल की और बच्चों को खुद के पैरों पर खड़े होने का शानदार मौका दिया। 14 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे बच्चे जो शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए दृष्टि संस्थान ने लखनऊ के बाहरी छोर पर बसे गोहना कला गांव में मसाले और तेल की फैक्ट्री लगाई, जिसमें अलग अलग तरह के मसाले बनाए जाते हैं और उनकी पैकिंग भी होती है। और ये सारा काम ये बच्चे खुद करते हैं, जिसके लिए उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। इन बच्चों ने भी अपनी मेहनत और लगन के दम पर खुद के हुनर को निखारा और ये साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग जिन बच्चों को लेकर आए, जिन बच्चों को हम डेवलप कर रहे हैं, वो माइल्ड कैटेगरी के हैं और हम चाहते हैं कि वो आगे अपनी लाइफ में खुद के पैरों पर खड़े हो सके, कुछ ऐसा कर सके। लाइक अगर हम यहाँ से आफ्टर 18 किसी और भी होम में ट्रांसफर होते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उनके पास एक ऑलरेडी काम होना चाहिए। ये ऐसे बैठे ना रहें, इनको कोई जो काम मिले उसके बाद ये अपना कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए सोचे कि हमने इस चीज में किया, मैं इस चीज में बिल्कुल परफेक्ट हूँ, इसके बाद हम ये कर सकते हैं। तो हम बेसिकली इन्हें कोई ऐसा नहीं है कि मजदूरी टाइप से इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली इनकी डेवलपमेंट के लिए है। इस फैक्ट्री में अनाथालय में रहने वाले करीब 20 बच्चों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। काम और ट्रेनिंग के जरिए इन बच्चों को समाज से जोड़ने की दृष्टि संस्थान की ये कोशिश वाकई में काबिल तारीफ है। जो बच्चे कल तक खुद की एक अलग दुनिया मानते थे, आज वो बच्चे अपने हुनर के दम पर समाज के साथ कदम ताल करते दिख रहे हैं। अगर देखना ही चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ
थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को। किस्मत ने इन बच्चों को बहुत कुछ नहीं दिया, पर फिर भी ये बच्चे अपने हौसले से अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं और इनकी उड़ान से इनकी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ ही मेक इन इंडिया का मंत्र भी साकार हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर धीरे धीरे अपने उस पुराने स्वरूप में लौट रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है। अब घाटी के युवाओं को तरक्की की नई राह दिखाई देने लगी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा का एक गांव भारत का सबसे बड़ा बुक विलेज बनने की तैयारी कर चुका है। जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर एक गैर सरकारी संस्था इस गांव को किताबों का सबसे बड़ा हब बनाने जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का आरागम गांव भारत का सबसे बड़ा बुक विलेज बनने जा रहा है। पुणे की गैर सरकारी संस्था सरहद ने आरागम गांव में बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाने की सारी तैयारी पूरी कर ली है। गैर सरकारी संस्था सरहद जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर इस नेक पहल में जुटी है। जिला प्रशासन को बुक विलेज का प्रस्ताव सौंपकर सरहद ने मंथन का काम भी पूरा कर लिया है। ये यूरोपियन कंसेप्ट है, इसको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में 2017 में। महाराष्ट्र का जो बिल्लार विलेज है वो इंडिया का फर्स्ट बुक विलेज बना था। उसके साथ हमने कोलैबोरेट करके उनका जो ये बुक विलेज है उसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली 2014 में हमने प्रपोजल सबमिट किया था, सरहद नाम की जो संस्था है उसने। हमने पहले मटन को चुना था, उसके बाद आठवातू को और उसके बाद फाइनली ये लोकेशन सेट हुई बिकॉज ऑफ द वुलर। कुदरत की गोद में बसा बांदीपुरा का आरागम गांव दरअसल अपने बेनजीर प्राकृतिक सौंदर्य और शांत माहौल की वजह से बुक विलेज के लिए सबसे मुफीद जगह बनकर उभरा है। इस गांव में मौजूद मीठे पानी की वुलर झील दुनिया भर के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। 370 के खात्मे के बाद आतंकवाद और अलगाववाद के नामुराद साए से निकल रहे कश्मीर के युवा अब सुनहरे भविष्य का ख्वाब बुनने लगे हैं। ऐसे युवाओं के साथ ही सैलानियों के लिए ये बुक विलेज संभावनाओं का नया संसार पेश करने जा रहा है। इस मुहिम में गांव के लोकल लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे जो लोकल लोग इन्वॉल्व हुए हैं उन्होंने अपने घरों को थोड़ा बहुत बेसिक सा खुद अपने से इनपुट देके और जो हमारे साथ एसोसिएटेड एनजीओ हैं उनके साथ इनपुट देके इसको अपग्रेड किया है और वहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है, लिटरेचर की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, बुक्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। इससे ना सिर्फ ये हमारा जो एक ये एरिया है ये एक टूरिस्ट मैप पे आ गया है, बल्कि अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो बुकिंग्स है, एडवांस बुकिंग्स के लिए लोग अप्रोच कर रहे हैं। इस लाइब्रेरी में संस्कृति, साहित्य से लेकर कश्मीर और देश के गौरवशाली इतिहास को अपनी आगोश में समेटने वाली बेशुमार किताबें उपलब्ध रहेंगी। अशरफ वाणी, बांदीपुरा, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर जहां सरकार ने डल झील में शिकारे में सफर करने के लिए लाइफ सेविंग जैकेट्स को पहनना अनिवार्य कर दिया है। शिकारा चलाने वाले हर नाविक को अब से 3 लाइफ जैकेट रखने जरूरी होंगे। ऐसा लोगों की सुरक्षा के लिए किया गया है ताकि हादसे की आशंका को पूरी तरह खत्म किया जा सके और सैलानी बेखौफ होकर डल झील की सैर कर सके। कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच डल झील में शिकारे का लुत्फ उठाना अब रोमांचक के साथ साथ सुरक्षित भी होगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने दरअसल डल झील में जीवन रक्षक जैकेट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। डल झील से करीब 6 किलोमीटर दूर नगीन झील और घाटी की बाकी तमाम झीलों में भी अब लाइफ सेविंग जैकेट का इस्तेमाल जरूरी होगा। शिकारे में सफर करने वाले लोगों की सलामती के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, जिससे शिकारे में सफर करते वक्त डूबने का खतरा न रहे, साथ ही सैलानियों में सुरक्षा का भी भाव रहे। टूरिस्ट के लिए लाइफ सेव जैकेट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर अपन डर मन में लेके घूमेंगे तो अपने को अच्छा नहीं लगता, एक वो जो फीलिंग चाहिए वो नहीं आती। अभी बहुत बारिश चल रही, हवा चल रही, तो हिलने का थोड़ा रह रहा है, तो हम बार बार डर रहे थे कि कहीं गिर ना जाए। तो अगर थोड़ी सेफ्टी होगी तो अच्छा लगेगा। एक शिकारे में नाविक के अलावा 6 लोग तक सवार हो सकते हैं, यानी एक शिकारे में 6 लाइफ जैकेट की जरूरत होगी। सरकार ने एक बोट में कम से कम 3 लाइफ जैकेट रखना अनिवार्य किया है। ऐसा न करने पर जम्मू कश्मीर पर्यटन व्यापार अधिनियम 1978 के तहत पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। जैकेट बहुत जरूरी है, खासकर टूरिस्ट के लिए। मैक्सिमम 4 बंदे टूरिस्ट होते शिकारा में, लगभग 4
लाइफ जैकेट जरूरी होना चाहिए, क्योंकि एक जो शिकारा वाला होता है वो स्विमर पूरा होता है, लेकिन जब 5-6 बंदे इसमें हो गए तो 2 जैकेट से काम नहीं चलेगी, मैक्सिमम 4 जैकेट जरूरी होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं लास्ट टाइम मैंने भी 4 टूरिस्टों को यहाँ पे रेस्क्यू किया था, वो हवा से वो डूब गए थे वहाँ पे, तो एक उसमें हैंडीकैप भी थी, एक बच्ची थी उनकी वो हैंडीकैप थी, तो हम तुरंत आगे हमने उनको रेस्क्यू किया। लाइफ जैकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम चाहते हैं कि हर एक शिकारा वाला इसको यूज करे और टूरिस्ट को भी दे। सरकार का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब सोमवार को मौसम में अचानक बदलाव और तेज हवाओं की वजह से शिकारे में लोग फंस गए थे। ऐसे में श्रीनगर पुलिस की रिवर विंग ने तब स्पीड बोट की मदद से 21 पर्यटकों की जान बचाई थी। जाहिर है विपरीत मौसम ही नहीं, साधारण परिस्थितियों में भी लाइफ सेविंग जैकेट सैलानियों की जिंदगी के लिए बड़ा सुरक्षा चक्र साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वीकेंड पे अगर मौसम अच्छा हो जाए तो कहने ही क्या। वैसे मौसम विभाग तो कह रहा है कि मौसम की ये मेहरबानी अभी कुछ दिन और जारी रहने वाली है, तो मौसम के हिसाब से कर लीजिए अपना वीकेंड प्लान। आप कर लीजिए सिटी प्लान, हम तो वीकेंड पे आएंगे। हमारा वीकेंड होगा संडे से शुरू। बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए GNT। सोमवार को मुलाकात होगी।